नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक की गई और बीते दिनों यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये चर्चा अगली बैठक के लिए टाल दी गई है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा के सत्र की वजह से कैबिनेट की ब्रीफिंग इस बार नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के कई सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये तय है, जिसका हम प्रशिक्षण कर रहे हैं और इसके बाद एक और बैठक की जाएगी और साथ ही यूसीसी का ड्राफ्ट भी निकाला जाएगा। वहीं इसके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा और अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पास हो जाएगा। आप देखिए, ऐसा है कि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां चीफ जस्टिस ऋतु बहारी शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ऋतु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। तो वहीं ऋतु बहारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थी। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। यहां तक कि आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया। और आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। और महारा ने यह भी कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा है और इससे हमें खुशी है, पर बीजेपी अब चर्चा का विषय बनने से बचने के लिए ये सब कुछ काम कर रही है। ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। जगह जगह अपमान हुआ, यहां तक कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने उनके हाथ जोड़ने का उत्तर नहीं दिया। केवल आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और वकील साहब, ये कई ऐसे लोग थे जिनको लोग पढ़ा लिखा मानते थे, जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था, विश्वास था। और ये लोग विपक्ष में या पक्ष सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते थे। लेकिन जो ये एरा चल रहा है, जो मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसे सारे नेताओं को पांच फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने तमाम क्षेत्र अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी कर दिया गया है। वहीं इस बार विधानसभा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के संसद भवन में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या मीडिया कर्मी। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है।
इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजपत्रित अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है। आरटीओ में लगा वाहनों की फाइलों को खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइलों के कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी है। तो वहीं मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब 10 लाख फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने को विभाग ने काम शुरू किया है और पूरा डाटा कंप्यूटरीकृत होने के बाद फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी के नवीनीकरण, फिटनेस एवं टैक्स आदि कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। परिवहन विभाग की माने तो अभी तक 70% फाइलें कंप्यूटरीकृत हो गई है और मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का डेटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा है, जो डिजिटल हो गई है और उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आपने जो सही बताया कि पहले ढेर सारी फाइलें हमारे फिजिकल फॉर्म में रखी रहती थी। पूरी जगह में 8 से 10 लाख फाइलें हमारे यहाँ पूरे रखे हैं। तो इससे क्या होता है, जगह भी कम होता है और जो धूल की बात कर रहे हैं, गंदगी की बात है, वो भी देखने में आती है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक बड़ा प्रयास किया गया है कि इन जो फाइलों को डिजिटाइजेशन करने का प्रस्ताव, और प्रस्ताव के साथ साथ एक काम शुरू भी हो गया है और 70% के आसपास हमारी फाइलें डिजिटाइज भी हो रखी हैं। जो फाइलें डिजिटाइज हो रही हैं वो हमारे ऑनलाइन उसको देख सकेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे उसमें, और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फाइल को निकालें बार बार। कई बार क्या होती है, फाइलें निकालनी होती है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और सारी व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। कंबल, बिस्तर, तकिया आदि के साथ अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा और उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त चौराहों के पास रैन बसेरों की सूचना के बोर्ड लगाए जाएं। नगर आयुक्त ने कहा कि नियमित तौर पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहर में चलाए जा रहे अलाव की व्यवस्था को भी धरातल पर देखा। देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि सर्दियों का समय है और कुछ लोग होते हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है। तो इसके क्रम में मेरे द्वारा कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और उसमें संबंधित एक्सीएन जो हमारे यहाँ पे निर्देश किया गया कि रैन बसेरों से संबंधित सूचना शहर के मुख्य स्थानों पर, जहाँ इस तरह के वल्नरेबल लोग रहते हैं, खासकर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी क्षेत्र या घंटाघर, यहाँ पर सभी रैन बसेरों की सूचना विद कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि रैन बसेरे कहाँ पर हैं और उनको किससे संपर्क करना है। प्रशासन ने अब रैन बसेरों की जो है जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया है, जिसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों पर रैन बसेरों की जानकारी के लिए वहां पर बोर्ड लगाए जाएंगे और सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत से लोग जो सर्दी में अलाव का सहारा ढूंढते हैं, उन सभी के लिए रैन बसेरों की तैयारी की गई है, जिसके लिए सभी को जानकारी दी जा रही है। उधम सिंह नगर में एक कंपनी की तरफ से सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था। बता दें कि परिषद के पंतनगर सिडकुल की अशोका लोलेड कंपनी ने 4.5 साल का डिप्लोमा कराया था। फिर जिसकी लड़ाई निकाले गए कर्मचारी और कांग्रेस नेता लड़ रहे थे। इसको लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी के विधायक सुमित हदेश ने दर्जनों श्रमिकों के साथ एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी से उनकी तीखी बहस भी हुई। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब तक मामलों को टाला जा रहा है।
जिन श्रमिकों से पूछताछ कर बयान दर्ज करने थे उनके बयान दर्ज ही नहीं किए गए हैं। माननीय विधायकगण और कुछ जो यहाँ पे अशोक लेलैंड के कर्मचारी, इनके द्वारा जो है यहाँ पे आवेदन किया गया कि जो एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई है 29 दिसंबर को, उसमें कार्रवाई को लेकर इन्होंने मांग की थी। तो हमने इनको बताया है कि कानूनी प्रक्रिया इसमें चल रही है, एफआईआर इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इन्हीं के डिमांड पे, कुछ लोगों द्वारा डिमांड की गई थी, तो उनके आधार पे, उनके एप्लीकेशन के आधार पे इसकी विवेचना जो है एएसपी उधम सिंह नगर सीओ सिटी का चार्ज जो देख रही है उनको ट्रांसफर की जा चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि अशोका लीलैंड ने जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ फर्जीपना किया है, जो डिप्लोमा फर्जी निकला है, उन्हें जॉब से निकाल दिया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। हम ये चाहते थे सख्ती से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी एसएसपी मंजुनाथ जी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इसमें जो है सबके बयान कराकर इस पर कार्रवाई करेंगे। 9-10 साल काम करवा के लास्ट में बाहर कर दिया गया और हमें एक डिग्री मिली है, वो डिग्री ना कहीं से वैलिड है ना उसमें कोई ट्रेड है, और उसमें अशोक लेलैंड दोषी है। अशोक लेलैंड पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हमें गुमराह कर रही है। एफआईआर भी हो चुकी है और पुलिस प्रशासन हम पे ही ज्यादा दबाव डाल रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। हमें जॉब की कोई जरूरत नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट है, जितने लोग के खिलाफ हमने एफआईआर कर रखी है उनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन का कहना यह है, पुलिस प्रशासन कह रही है आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। हम जॉब के लिए आए नहीं है। पुलिस प्रशासन जॉब देने वाली कौन होती है? पुलिस प्रशासन का काम है न्याय करना, न्याय करो। अशोका लेलैंड कंपनी के द्वारा लगातार श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हुआ है। इसके सारे साक्ष्य प्रमाण पहुंचा दिए गए हैं मानव अधिकार आयोग के मध्य से। ये यहाँ पे पंजीकृत केस करने के इनको आदेश हो गए, लेकिन डर के मारे उनको नहीं बुला रहे हैं। और ये बच्चे इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर जो इनसे इतने साल नौकरी कराई और एक झटके में बाहर निकाल दिया, आज ये अपना न्याय मांगने आए हैं और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है। बड़े शर्म की बात। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट में पेश किए गए 18 प्रस्तावों में से 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें फिल्म नीति को प्रस्तावित किया गया है। और इस बात को लेकर डीजी सूचना बंसीधर तिवारी ने कहा कि फिल्म की अविस्थापना सुविधाओं के विकास को देखते हुए फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को कैसे बढ़ावा दें, इसके साथ उत्तराखंड के ऐसे स्थान जहां फिल्मों की शूटिंग हो सकती है उसको बढ़ावा देना और हमारे पाठ्यक्रमों के जरिए कैसे फिल्म व्यवसाय से जुड़ सकते हैं छात्र, उसका भी ध्यान रखा गया है। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने खटीमा निवासी बीजेपी नेता गौरव सोनकर के लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। खटीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों को आश्रम देने वाले अवैध खनन कारोबारी और सट्टेबाजों को संरक्षण देने वाले लिप्त उपद्रवी व्यक्ति गौरव सोनकर के पास लाइसेंसी शस्त्र के लिए लाइसेंस को निरस्त किए जाने के संबंध में कोतवाली खटीमा से एसएसपी के माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर द्वारा गौरव सोनकर के लाइसेंसी शस्त्र के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना गौरव सोनकर के आवास पर दी गई तथा नोटिस भी चस्पा किया गया। जो लाइसेंस होल्डर, शस्त्र लाइसेंस होल्डर जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण होते हैं और जिनके विरुद्ध ये शिकायत होती है कि उनके द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग किया जा रहा है या शस्त्र के दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी जाती है। इसी क्रम में जो ये हमारे यहाँ गौरव सोनकर हैं, उनकी शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी संस्तुति की गई और जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी सूचना उसके घर पर उनके परिजनों को दे दी गई है।
हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जिला पंचायत की तरफ से बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए और यही कारण है कि उनके द्वारा बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्ताव माने गए और 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया। उन्होंने आगे बताया कि बहुत जल्द ही हरिद्वार के जिला पंचायत सदस्यों का एक दल उड़ीसा जाएगा और वहां के विकास मॉडल को देखकर हरिद्वार में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। आने वाला साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है। एक बैठक की गई है जिसमें विकास कार्यों की चर्चा की गई है। हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए चर्चा की गई है। हरिद्वार में 68 करोड़ बजट जो है पास हुआ है और इसमें सभी विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसके लिए 68 करोड़ रुपए का बजट जो है पास हुआ है और हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ बनाए जाने के लिए ये बजट पास किया गया है। उधम सिंह नगर जनपद की थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की है और उक्त मामले का खुलासा क्षेत्र अधिकारी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में किया, जिसमें बताया गया कि थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत विभिन्न लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए जुट गई। इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक गंगापुर रोड शमशान घाट के सामने गन्ने के खेत से बरामद की है। के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली के हैं और दूसरा है विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद के हैं। इन दोनों पर ही हमारे 2 मुकदमे जो ट्रांजिट कैंप थाना में दर्ज थे, उनकी बाइक चोरी का आरोप है। इनसे कुल 4 बाइकें बरामद हुई हैं, बाकी 2 बाइकों को तस्दीक किया जा रहा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली, अभी इन्हीं दोनों का नाम प्रकाश में। पहले भी ये 4 वांछित नहीं है, 4 मुकदमों में पकड़े गए थे पंतनगर थाना के, वहां पर ये लोग गिरफ्तार हुए थे। समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति ने 2 फरवरी को सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस भी इसका लाभ उठाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का आधार था और चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि जब सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने साफ कह दिया है कि समान नागरिक संहिता का विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष ये मांग उठा रहा है कि ड्राफ्ट की कॉपी सभी विधायकों और विपक्ष के नेताओं को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसकी स्टडी की जा सके। अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कमेटी ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है और मैं और भी आश्वस्त हूं कि जब सदन में जाएगा तो देवभूमि में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। सर्वसम्मति से पारित होने के बाद जो आज कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी इसको लाती है, तो कांग्रेस को हम इसको लाभ लेने के लिए भी उनको स्वतंत्रता देते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और लोकसभा के विधानसभा के अंदर ये विधेयक सर्वसम्मति पारण में उनका भी सहयोग प्राप्त है।
कांग्रेस विपक्ष केवल 2-3 बातें कह रहा है कि संविधान की जो आर्टिकल्स हैं क्या उनको बदलने का अधिकार राज्य सरकार को है। विपक्ष यही तो बोल रहा है कि समय से ड्राफ्ट को सब तक पहुंचा दें, पत्रकारों तक, विधायकों तक, विपक्षियों तक, ताकि उसकी स्टडी हो सके। हम बोले महेंद्र भट्ट खुद अभी तो 24 घंटे हुए हैं, मेरे को पूरा भरोसा है महेंद्र भट्ट ने खुद अभी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा होगा। 400 पेज का ड्राफ्ट पढ़ने में महेंद्र भट्ट जैसे आदमी को तो 1 हफ्ता लगेगा। और तो बिना पढ़े हुए इस तरह की बातें करना महेंद्र भट्ट को या किसी को भी शोभा नहीं देता। और हमारी कांग्रेस की चिंता ये भी है कि जो SC, ST, OBC को जो अधिकार प्रदत्त है, उन अधिकारों का कितना अतिक्रमण इसमें हो रहा है। और जब राज्य सरकार को बिना लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए हुए 5 फरवरी से प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक तरफ जहां सरकार इस सत्र में यूसीसी के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में पेश करने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ उतरेगी। उन्होंने आगे कहा कि हाकाम सिंह का बाहर आ जाना, यूके SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, केदारनाथ में सोने की चोरी होकर भी जांच न कराना, महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना और अंकिता भंडारी मामले में VIP का नाम सामने आना और महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं और जिसको लेकर इस बार सदन में चर्चा की जाएगी। देखिए, अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना, जोशीमठ को लेकर अनेकों मामले हैं, अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP का नाम नहीं आना, 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना, और यूरिया में 10 किलो की चोरी, रेट वही है जो कांग्रेस की सरकार में थे यूपी है ना, और 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, रेट वही रखे हैं। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3 फरवरी को देर शाम से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है और वहीं 2500 मीटर तक और उससे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने आगे बताया कि 4 फरवरी से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना ज्यादा है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 6 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है, तो देख ही रहे हैं कि जो बादल हैं जो गढ़वाल रीजन उसमें तो आ ही गए हैं और बूंदाबांदी भी जो गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हो रही है। तो आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और मैं कहूंगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहां 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। ज्यादा संभावना आपकी कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या गढ़वाल रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज्यादा संभावना है। कल जब आ जाएंगे तो कल थोड़ी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो हल्की से मध्यम तक आप देखेंगे जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही मिलने वाली है। और जो मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां तो मिलेगी ही, लेकिन हल्की से मध्यम के बीच में जो है तो वो 2200 से लेकर के अगर 3000 मीटर तक की बात करें तो उसमें जो है हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी हिल्स में उत्तराखंड में 4 तारीख को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।